आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। आपके सिलेबस में ISAR नाम से एक टॉपिक दे रखा है, इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम। मुझे उम्मीद है कि आप सभी उस टॉपिक को लेकर बहुत फिक्र कर रहे होंगे कि ये इस टॉपिक में क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, क्योंकि ये सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इससे आप परिचित नहीं हैं। वैसे अगर आपने कोई कॉक या फिर आपने पॉप्सी इस तरीके के कुछ इंडक्शन सिस्टम्स पढ़ रखे होंगे तो शायद आपको ये तो पता होगा कि इंडक्शन सिस्टम कौन सी चीज़ें होती हैं, प्री कोऑर्डिनेट या पोस्ट कोऑर्डिनेट, कुछ इस प्रकार से। लेकिन आपको पूरी तरह से इस इंडक्शन के बारे में नॉलेज नहीं होगी कि जब भी हम लाइब्रेरी साइंस की बात करते हैं तो लाइब्रेरी साइंस में अनुक्रमणिका यानी कि इंडक्शन नाम का ये पॉइंट अपने लाइब्रेरी साइंस में क्यों आता है, इसका क्या औचित्य होता है और इसे हम क्यों अपनी लाइब्रेरी में इस शब्द का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि मैं कहूँ तो आपको एकदम बेसिक से समझाते हुए हम आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है और इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें जाननी हैं। इंडेक्सिंग सिस्टम आप लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि पहले इंडेक्सिंग सिस्टम से पहले हमें बहुत कुछ पढ़ना है। किसने कौन सा सिस्टम दिया, कैसे दिया, कब दिया, उससे पहले हम ये तो जान लें कि ये इंडेक्सिंग सिस्टम होते क्या हैं। ठीक है ना, चलिए भाई स्टार्ट कर देते हैं। इंडेक्सिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, ये एक पॉइंट आपके लिए मैंने दिया है। अनुक्रमणिका के सिद्धांत और प्रक्रिया क्या है। तो जब भी हम लाइब्रेरी साइंस के कॉन्टेक्स्ट में इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो इंडेक्सिंग का मेन जो कार्य है वो सूचना के विशाल भंडार को व्यवस्थित करना होता है, यानी कि एक ऑर्गेनाइज्ड रूप दे दे किसको, जो भी हमारे लाइब्रेरी में हमने बुक्स अरेंज कर रखी हैं, बुक्स अपने इतना विशाल भंडार इकट्ठा कर रखा है, उसे हम एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज कर दें ताकि उपयोगकर्ता अपनी ज़रूरत की जानकारी के हिसाब से ही सभी पुस्तकें आसानी से ढूंढ निकालें। इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए इंडेक्सिंग सिस्टम हमारे लाइब्रेरी साइंस में हम प्रयोग में लेने लगे, यानी कुछ टेक्निक्स दे दी गई कि इन टेक्निक्स के जरिए हम अपने पुस्तकालय में रखे गए इस विशाल भंडार को एक ऑर्गेनाइज्ड रूप प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले उस विषय वस्तु की बात करते हैं, यानी सबसे पहले हम उस पॉइंट की बात करते हैं जहां से इंडेक्सिंग सिस्टम शुरू होता है, यानी ये इंडेक्सिंग सिस्टम किसके बारे में होता है। ठीक है, इंडेक्सिंग का सबसे पहला जो काम होता है वो पहचानना होता है उस डॉक्यूमेंट को कि ये किसके बारे में दिया गया डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसका सब्जेक्ट क्या है, ये किस विषय वस्तु से जुड़ा हुआ है, उसे हम कहते हैं अबाउटनेस। तो हम पहला पॉइंट यहाँ पर उसी को देख लेते हैं, मूल अवधारणा, यानी वो विषय वस्तु जिसकी यूजर को जरूरत है। ठीक है, जिसे यूजर ढूंढना चाह रहा है। अब क्या कर रहे हैं, यूजर को उस विषय वस्तु खोजने में आसानी महसूस कराने की वजह से इंडेक्सर जो हैं इंडेक्सिंग निर्माण कर रहे हैं और इंडेक्सिंग बनाते वक्त सबसे पहले वो यही चीज ढूंढ रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट किस सब्जेक्ट के बारे में है। ठीक है, इसकी विषय वस्तु क्या है। अब यहाँ पर एक पॉइंट जो हम लाइन टू लाइन समझेंगे वो आपको यहाँ पर मैं समझा देती हूँ। आइडेंटिफाइंग व्हाट ए डॉक्यूमेंट, आपने आइडेंटिफाई किया, किसने आइडेंटिफाई किया, भाई ये चीज तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं हमारे इंडेक्सर, जो इंडेक्स बना रहे हैं। ठीक है ना, जो भी व्यक्ति इंडेक्स निर्माण कर रहा है। आइडेंटिफाइंग व्हाट ए डॉक्यूमेंट इज ए फंडामेंटली अबाउट इज द वेरी हार्ट ऑफ द इंडेक्सिंग प्रोसेस। The indexer must select concepts of potential value for future retrieval. भविष्य में उन सूचनाओं को पुनः प्राप्त करने की वजह से कि आसानी रहे, यूजर्स आसानी से उन सभी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लें। इन उद्देश्यों से आप क्या करते हैं, इंडेक्सर सबसे पहले उस मूल दस्तावेज की पहचान करते हैं कि मूल रूप से ये दस्तावेज किस बारे में है, इसे हम अबाउटनेस बोल देते हैं। ठीक है ना, किस बारे में है, इसकी पहचान करना अनुक्रमण प्रक्रिया का मुख्य आधार माना जाता है। जब भी हम इंडेक्सिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो एक बेसिक जो पॉइंट होता है वो यही होता है, अबाउटनेस, कि किस विषय वस्तु के बारे में ही ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। ठीक है ना,
अनुक्रमणिकार को भविष्य की पुनर्प्राप्ति के लिए ये संभावित मूल्य की अवधारणाओं का चयन करना चाहिए। ये इसी वजह से करते हैं ताकि भविष्य में उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को पुनः प्राप्त किया जा सके। अब एक उदाहरण यहाँ इतने अच्छे से आपको समझाया है, इसे आप देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट एक्सट्रैक्टर, ये कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पर 3 नाम आपको दिख रहे हैं, लुब्रिकेंट्स, कोल्ड रोलिंग और एल्यूमिनियम एलॉयज। और यहाँ आपको वो उदाहरण जो है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके हुए समझाया गया है। और बाकी अगर इजी लैंग्वेज में आप समझना चाहेंगे तो वो भी हम समझा देंगे, उसकी फिक्र भी मत करना। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम इसी बात की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ देखा उदाहरण, एल्यूमिनियम के कोल्ड रोलिंग के लिए स्नेहक यानी लुब्रिकेंट्स पर एक लेख केवल सारांश के बजाय विशिष्ट अनुक्रमण योग्य अवधारणाएं आपको दे रहा है। कैसे मैम, हम समझे नहीं। मान लीजिए आपके पास एक आर्टिकल है, आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और उस आर्टिकल में पूरा वो लिखा गया है कि एल्यूमिनियम को ठंडा करके मोड़ने के लिए कौन से तेल का इस्तेमाल करते हैं, उस पर लिखा गया एक पूरा आर्टिकल आपके सामने है। अब अगर नॉर्मली बात करें तो एक आदमी इसे फैक्ट्री की जानकारी कह सकता है, लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट, अगर वो आर्टिकल, अगर वो जनरल, अगर वो किताब अपने पुस्तकालय में है, तो फिर इंडेक्सर क्या करेगा? इसमें लुब्रिकेंट्स या फिर कोल्ड रोलिंग या फिर एल्यूमिनियम अलॉयज जैसे कुछ खास शब्द निकालेगा। क्यों निकालेगा? क्योंकि जरूरत पड़ने पर इन्हीं शब्दों से इस डॉक्यूमेंट को खोजा जाएगा। वहां पर सीधा तो कोई लिखेगा नहीं कि भाई एल्यूमिनियम को ठंडा करके मोड़ने के लिए जो तेल इस्तेमाल करते हैं ना, उसके बारे में हमें पूरा एक विस्तार फॉर्म में समझा दीजिए। एक ऐसा डॉक्यूमेंट हमें दे दीजिए जिससे हम पढ़ लें तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इसे इस्तेमाल कैसे कैसे करते हैं और कैसे फिर उसे मोड़ते हैं। तो फिर आपको भी ढूंढना वहां पर मुश्किल हो जाएगा और उस लाइब्रेरियन को भी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो जिन्होंने इंडेक्स निर्माण किया है, जिन्होंने वहां पर लिखा है, जिन्होंने उस किताब के बारे में शॉर्ट फॉर्म्स उपयोग में ली हैं, उन्होंने ये शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ये जानकारी जो है इकट्ठा कर दी कि भाई अब आप लुब्रिकेंट शब्द सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा, आप कोल्ड रोलिंग सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा, एल्यूमिनियम एलॉय आप सर्च करेंगे तो भी आपको वो डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। ये इसके उदाहरण थे। यानी सबसे पहले पॉइंट हमने बात की एग्जांपल्स की, यानी कि इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है। तो कोर कॉन्सेप्ट जो है वो अबाउटनेस है, यानी एन आर्टिकल ऑन लुब्रिकेंट्स फॉर कोल्ड रोलिंग ऑफ एल्यूमिनियम yields स्पेसिफिक इंडेक्सिबल कॉन्सेप्ट्स टू रेदर देन ए जस्ट समरी। ओके, मेरे ख्याल से यहाँ कोर कॉन्सेप्ट को समझने में आपको आसानी महसूस हुई होगी। अब हम बात करते हैं द 4 पिलर्स ऑफ इंडेक्सिंग पर्पस। यानी मैं बात करूं तो अनुक्रमणिका के इंडेक्सिंग के उद्देश्य क्या है, क्या पर्पज हैं, किन उद्देश्यों से इस इंडेक्स का निर्माण किया जाता है, क्यों बनाया जाता है इंडेक्स को, क्या उसके मुख्य उद्देश्य हैं। तो उन मुख्य उद्देश्यों को हमने 4 पिलर्स में डिवाइड कर दिया। 4 पिलर्स के रूप में हम इन मेन पॉइंट्स को समझेंगे। पहला पिलर यहाँ दिया है, प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी फॉर कंस्ट्रक्टिंग सब्जेक्ट हेडिंग्स, यानी कि विषय शीर्षक बनाने के लिए मानक कार्य प्रणाली निर्धारित करना। आप विषय शीर्षक बना रहे हैं, उस सब्जेक्ट की हेडिंग बना रहे हैं, और मैं कहूं तो इंडेक्सिंग सिस्टम्स में या सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट जो आपको दे रखी हैं उनमें आपने यही चीजें पढ़ी होंगी, लेकिन क्योंकि आज तक आप रटते हुए आए हैं, इतने बेहतरीन तरीके से आपको समझाया नहीं गया है, इसीलिए उन सभी पॉइंट्स पर आप लोग कॉन्फिडेंस महसूस नहीं कर पा रहे। उन उद्देश्यों की पूर्ति करने की वजह से ही हमने ये क्लास आपके लिए रखी है, स्पेशली ISAR टॉपिक को लेकर। यहाँ मैंने उद्देश्यों की चर्चा की 4 पिलर्स की, तो उसमें पहला जो पिलर बताया उसमें हमने एक नाम दिया है, विषय शीर्षक बनाने के लिए मानक कार्य प्रणालियां निर्धारित करना। मानक कार्य प्रणालियां दैट मीन्स स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी निर्माण करना। क्यों? क्योंकि विषय शीर्षक बनाने के लिए
कोई तो एक मानक तरीका होना चाहिए जिससे हम उन विषय शीर्षकों को बना सकें। इस वजह से इंडेक्सिंग का निर्माण किया जाता है। दूसरी बात करते हैं निरंतरता बनाए रखने की। मेंटेन कंसिस्टेंसी, जो यहां पर आपको दिया है, मेंटेन कंसिस्टेंसी यूजिंग स्टैंडर्ड वोकेबुलरी एंड रूल्स, यानी कि मानक शब्दावली और नियमों का उपयोग करके निरंतरता बनाए रखना। कुछ ऐसे स्टैंडर्ड शब्द जिनको हम स्टैंडर्ड वोकेबुलरी नाम से जानते हैं, और आप पढ़ेंगे भी बहुत सारी वोकेबुलरी, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड शब्द या फिर नियम, उनका उपयोग करें ताकि अलग अलग समय पर एक ही तरह से इंडेक्सिंग हो सके। इस वजह से यहां पर बोला गया मेंटेन कंसिस्टेंसी। या फिर और तीसरा पॉइंट बोला, वांछित दस्तावेजों तक पहुंचने में उपयोगकर्ताओं की सहज सहायता करना, हेल्प यूजर्स सीमलेसली एक्सेस डिजायर्ड डॉक्यूमेंट, यानी उपयोगकर्ता की सहायता करना। ये तीसरा पॉइंट हम ले सकते हैं। बिल्कुल, उपयोगकर्ता को बिना किसी बाधा के उनके जो डिजायर्ड डॉक्यूमेंट हैं उन तक पहुंचने में मदद करने की वजह से हमने इंडेक्सिंग तैयार की। आप क्या करते हैं, कोई एक किताब उठाते हैं, मेरी बात समझना, एक किताब उठाते हैं, बिल्कुल मैम, हमने एक किताब उठाई, हमें नहीं पता कि ये किताब किस बारे में है, लेकिन अगर आप एक पेज पलटेंगे और इस तरीके से एक इंडेक्स देखेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो इंडेक्स बनाई है इंडेक्सर ने, उन्होंने इस प्रकार से बनाई होगी कि इसमें जोड़ा गया कंटेंट किस विषय पर है वो हाईलाइट करते हुए इसके की पॉइंट्स जोड़ दिए इंडेक्स में। उससे क्या हुआ, आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिल रहा है या नहीं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब यूजर की सहायता के लिए कि उपयोगकर्ता को कोई बाधा नहीं आए और उनके डिजायर्ड डॉक्यूमेंट उन तक पहुंच जाएं, इन उद्देश्यों से भी इस इंडेक्स को तैयार किया जा रहा है। और 4 नंबर पॉइंट दिया, ऑप्टिमाइज द नंबर ऑफ एंट्रीज टू इकोनोमाइज कैटलॉगिंग कॉस्ट। कैसे कि कैटलॉगिंग लागत को कम करने के लिए प्रविष्टियों की संख्या को अनुकूलित करना। बहुत कैटलॉगिंग करने में आपको बहुत ज्यादा समय लग रहा था, समय तो छोड़ो, आपकी कॉस्ट भी ज्यादा लग रही है ना। आप एंट्रीज बना रहे हैं, एंट्रीज की संख्या आपको बनानी है तो आप उतनी ऑप्टिमाइज रखिए, यानी अनुकूलित एंट्रीज बनाइए। उससे क्या होगा, उससे कैटलॉगिंग की लागत कम हो जाएगी। आपको जितनी जरूरत है उतना ही बनाओ, से ज्यादा मत बनाओ। मतलब लागत में कमी करने वाला कॉन्सेप्ट भी है, तो मुख्य उद्देश्य में ये पॉइंट भी जोड़ा गया है। और मैं अगर आपसे कहूं तो फिर आप शायद समझ पाए इस बात को कि यहां से अब ये मत सोचना कि मैम इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे नहीं जाएंगे। कंपटीशन लेवल बहुत अपर लेवल तक पहुंच चुका है, तो मुझे लगता है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि जैसे आप समझते हैं कि भाई अगर किसी इंडेक्सर को इंडेक्स का निर्माण करना है तो उसके सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इंडेक्सर को इंडेक्स का निर्माण करना है तो किन उद्देश्यों से करना है, ये भी आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। और ये प्रॉब्लम्स वाला तो आपने बहुत बार शायद क्वेश्चन सुना भी होगा, आपके एग्जाम में आया भी है, तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि मैम ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन ये 4 उद्देश्य तो हैं ही, उससे सब इन चारों से ज्यादा जो मुख्य उद्देश्य है वो अगर मैं बात कहूं तो रैंक्ड सेटिस्फैक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही, मतलब मैं कहूं कोर ऑब्जेक्टिव हो सकता है। इसका इंपॉर्टेंट उद्देश्य हो सकता है क्योंकि ये तय करना कि सिस्टम हर एक डॉक्यूमेंट को इस आधार पर रैंक कर सके कि उपयोगकर्ता की खोज को सबसे ज्यादा प्रतिशत संतुष्ट करे। जब भी हम इंडेक्स बनाते हैं तो इन उद्देश्यों को भी हम ध्यान में रखते हैं कि हमारा सिस्टम जो है या फिर हमारा डॉक्यूमेंट, हमारे डॉक्यूमेंट को सिस्टम इस अकॉर्डिंग अरेंज करे ताकि यूजर जब भी खोजे तो फिर वो बहुत ही
ज्यादा परसेंट तक उससे संतुष्ट हो सके। इस पर्पज से भी ये इंडेक्स जो है वो बनाई जाती है। लेकिन यहाँ तक उद्देश्य समझे, बहुत अच्छी बात है। यहाँ अब एक पॉइंट आपको दिया है, कौन सा पॉइंट? एक मिरर इफेक्ट वाला पॉइंट। ये मिरर इफेक्ट क्या होता है? दर्पण प्रभाव। ये क्या है? ये जुड़ा हुआ इंडेक्सिंग से ही है। बात करते हैं कि इंडेक्सिंग क्लोजली रिजेंबल द सर्च प्रोसेस। इंडेक्सिंग जो है ना, वो सर्च प्रोसेस से बहुत ही नजदीकी से जुड़ी हुई है। कैसे? कि while indexing organized concept into retrieval tools, searching analyzes user inquiries into those exact same concepts। क्या बोला? अनुक्रमणिका खोज प्रक्रिया के काफी समान है, बिल्कुल समान है, जबकि अनुक्रमणिका अवधारणा को पुनर्प्राप्ति उपकरणों में व्यवस्थित करती है। इंडेक्सिंग अभी तो बोली है, अभी तो पढ़ी है, और हमने समझा है कि ये जो इंडेक्सिंग है वो कॉन्सेप्ट्स को पुनः प्राप्त करने के उद्देश्यों से व्यवस्थित करती है, अरेंज करती है। खोजना क्या होता है? उपयोगकर्ता की पूछताछ का उन्हीं अवधारणाओं में विश्लेषण करना होता है। यानी मैं कहूं तो खोजना एक अलग कॉन्सेप्ट है, इंडेक्सिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर हम इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत नजदीकी से जुड़े हैं। कैसे? कि इंडेक्सिंग बनाने वाला जो है वो कुछ की पॉइंट्स को बनाएगा, सेलेक्ट करेगा कि भाई हम इनको सेलेक्ट करके एक इंडेक्स आपके सामने रख रहे हैं। वहीं खोजकर्ता क्या करेगा? जो खोज रहा है, सर्चिंग प्रोसेस कर रहा है, वो क्या करेगा? उन्हीं कीवर्ड्स को उठाएगा और उनके जरिए अपने वांछित दस्तावेज को ढूंढने में मदद करवाएगा। यही होता है, बिल्कुल। तो इंडेक्सिंग और सर्चिंग जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं, लेकिन मैं कहूं तो अलग अलग हैं। इंडेक्सिंग क्या होती है? एक डॉक्यूमेंट को छोटे छोटे कीवर्ड्स में तोड़ देती है और उन्हें इंडेक्सर जो है वो बनाता है, ढूंढता है, मतलब कौन से कीवर्ड्स हमारे लिए जरूरी होंगे, और यूजर उन्हीं कीवर्ड का इस्तेमाल करता है और वापस डॉक्यूमेंट तक पहुंच जाता है। उसी डॉक्यूमेंट तक पहुंचता है जिस डॉक्यूमेंट के लिए वो कीवर्ड्स बनाए गए हैं। इसे हम बोलते हैं मिरर इफेक्ट, क्योंकि यहां पर इंडेक्सर इस डॉक्यूमेंट के लिए कीवर्ड बना रहा है और यहां पर सर्च जो रिसर्च कर रहा है, जो सर्च प्रोसेस करके उस डॉक्यूमेंट को ढूंढ रहा है ना। सर्चिंग करने से क्या काम कर रहा है? सर्चिंग करने से इसी डॉक्यूमेंट को तो ढूंढ रहा है। बस किया क्या कि जो कीवर्ड निर्माण किए वो सर्चिंग में यूज करे और इस डॉक्यूमेंट तक पहुंच गया। इसे बोला हमने मिरर इफेक्ट। ठीक है? कैसे? डॉक्यूमेंट एनालिसिस कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट का विश्लेषण कर रहे हैं, बिल्कुल अवलोकन कर रहे हैं। तो हमने उस कॉन्सेप्ट को देखा। डिस्क्रिप्टिव जो है वो इंडेक्स टूल्स फॉर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल जिसे चाह रहे थे वो मिल गया। अगर इंक्वायरी एनालिसिस है, इंक्वायरी एनालिसिस यानी खोज रहा है, तब भी यहाँ उस कॉन्सेप्ट पर जाएगा और डिस्क्रिप्टिव्स के माध्यम से यहाँ तक पहुंच जाएगा। दोनों एक दूसरे से उल्टे हैं, इस वजह से इसे मिरर इफेक्ट बोल दिया। मेरे ख्याल से इसके जरिए आप समझ पाए हैं बहुत अच्छे से, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक पॉइंट आया घर्षण का। ये घर्षण क्या है? जब भी हम घर्षण की बात करते हैं, मतलब बहुआयामी मानवीय ज्ञान को संरचित डेटा में अनुवादित करने से गंभीर घर्षण उत्पन्न होता है और ये चुनौतियां 4 महत्वपूर्ण श्रेणियों में डिवाइड हो जाती हैं। अगर मोटा मोटा हम मानकर चलें कि इंडेक्सिंग में ये घर्षण का मतलब क्या है, ये फ्रिक्शन होता क्या है, तब आपके समझ में आता है कि मानवीय ज्ञान को जब भी हम डेटा में बदलते हैं, मानव का ज्ञान है और वो हमारे सामने रखा है, अगर हम उसे इंडेक्सिंग के तहत डेटा में बदल रहे हैं, एक ऐसे डेटा में जो कि यूज हो सके, जिसका उपयोग हो सके, अगर हम उसमें बदल रहे हैं तो फिर फ्रिक्शन पैदा होना संभव है, स्वाभाविक है, होगा ही। और जब फ्रिक्शन होता है तो फिर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। मानवीय ज्ञान को हम मानवीय ज्ञान को हम डेटा में बदल रहे हैं तो घर्षण का आना स्वाभाविक होता है और उसके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। अगर मैं आपको एक बात समझाऊं कि आप इंडेक्स का निर्माण कर रहे हैं,
है ना। आप इंडेक्स बना रहे हैं, इंडेक्स बनाते वक्त आपको कुछ प्रॉब्लम्स तो दिखेंगी, ये बात बिल्कुल सही है। हम जो भी काम करते हैं, आप सिर्फ लाइब्रेरी साइंस के परिप्रेक्ष्य में ही नहीं सुने, आप अपना दिमाग लगा के ये भी बात समझें कि आप जो भी काम करेंगे, चाहे भले ही आपके लिए कोई भी काम दिया गया हो, किस उद्देश्य से दिया गया है ये भी आप जानने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। किस उद्देश्य से दिया गया है, क्यों दिया है, ये तो इसका शब्द, इस शब्द का अर्थ तो आपको यहाँ मिल जाएगा, लेकिन इससे होगा क्या वो भी आप जानेंगे। फिर इस काम को पूरा करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, आएंगी, बिल्कुल आएंगी। वो कौन सी प्रॉब्लम आएंगी, यहाँ हम इंडेक्स में पढ़ रहे हैं कि एक इंडेक्स बनाने में हमें प्रॉब्लम्स तो आती हैं, लेकिन प्रॉब्लम कौन सी आती हैं। हमसे पूछे गए प्रश्न में मेटा डेटा से रिलेटेड प्रश्न आज तक एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि एक मेटा डेटा निर्माण करते वक्त, एक मेटा डेटा बनाते वक्त कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, है ना। तब वहां पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। मेटा डेटा क्या है भाई, डेटा के बारे में डेटा है, यहाँ भी तो वही काम कर रहे हैं। मानवीय ज्ञान है, मानव का ज्ञान है, वो भी एक डेटा के रूप में है और उसे हम उपयोगी डेटा में परिवर्तित कर रहे हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो वहां भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कौन कौन सी क्रिएट होंगी, बात ध्यान से सुनना। 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया और 4 टाइप्स में डिवाइड करते हुए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बोला, या मल्टीवर्ड कॉन्सेप्ट्स बोला, या सिनोनिम बोला, या होमोग्राफ बोला, यहाँ वर्ड फॉर्म्स बोला। लेकिन ये 4 प्रकार किस में थे, ये तो भाई चैलेंज नंबर 1 लिंग्विस्टिक में थे। यानी भाषाई जो बाधा आपके सामने आएगी इंडेक्स बनाते वक्त, वो भाषाई बाधा भी इस तरीके से आ सकती है। यानी कुछ समानार्थी शब्द हो सकते हैं, सिनोनिम्स जिन्हें हम बोले, एक ही चीज के कई नाम हो सकते हैं। अगर कई नाम हैं तो फिर हम इंडेक्स बनाए कैसे, है ना। अब एग्जाम्पल दें तो मतलब आप समझेंगे कि कार नाम से एक शब्द है और उस कार नाम के शब्द के स्थान पर हम ऑटोमोबाइल्स भी कई जगह यूज करते हुए नजर आते हैं। अगर ऐसा है तो फिर इंडेक्सर को ये पहले चुनना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मेन वर्ड वो कौन सा रखेंगे, कौन सा मेन पॉइंट वहां पर वो डिसाइड करेंगे कि भाई इस इंडेक्स में हमें ये शब्द जोड़ना है। ये सिनोनिम, ये समस्या आपके सामने भाषाई बाधाओं में आ सकती है। दूसरा हम बोले होमोनिम्स को लेकर, होमोग्राफ्स को लेकर। ये होमोनिम्स या होमोग्राफ्स क्या होते हैं, तो शायद आप समझ पाए हैं इस बात को, क्योंकि 3rd ग्रेड में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि ऐसे शब्द जिनके स्पेलिंग तो समान होते हैं पर अर्थ अलग होते हैं, अर्थ अलग है। स्पेलिंग आप बिल्कुल सही सुनेंगे, स्पेलिंग आपने पढ़ी, मान लीजिए एक लीड नाम पढ़ा, फिर भी एक लीड पढ़ा, भाई स्पेलिंग में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये लीड धातु हो सकती है और ये लीड आपकी एक लीडर भी हो, नेतृत्व हो सकता है ना। लीडर नाम से नेतृत्व करता, ऐसे ही तो हम नाम लेते हैं। तो लीड जो है वो एक नेतृत्व नाम से भी जाना जाता है और लीड का अर्थ धातु भी होता है। इसका मतलब अर्थ अलग अलग हो सकते हैं पर स्पेलिंग सेम है, उनको हम होमोग्राफ्स बोलते हैं। ये प्रॉब्लम अगर आपके सामने आई तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे भाई, बिल्कुल ये प्रॉब्लम आपकी लिंग्विस्टिक में आ सकती है। फिर आप बोलेंगे बहुशब्द अवधारणा वाला कॉन्सेप्ट भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। बहुशब्द कॉन्सेप्ट का प्रबंधन, समानार्थक शब्दों के बीच चयन करना, एक वचन बहुवचन रूपों का चयन करना और समरूप शब्दों यानी होमोग्राफ्स में अंतर करना, ये बहुशब्द कॉन्सेप्ट हो गया। मैंने 2 पॉइंट यहाँ बताए, एक तो था सिनोनिम, एक था होमोनिम। इन दोनों में अगर आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा यहां से, ये कौन सा हो गया, मल्टी, ठीक है ना। जब भी मल्टी वर्ड कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है तो इंडेक्सर क्या करता है, सबसे पहले सेलेक्ट करता है कि भाई हमें कौन सा शब्द इस किताब के लिए प्रयोग में लेना है। बात समझ में आ गई ना। इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम लिंग्विस्टिक में आपको आ सकती है। दूसरा बोला आपको प्रॉब्लम और कौन सी आ सकती है, तब कहेंगे शब्द संबंध, यानी कि टर्म रिलेशनशिप। कोई भी शब्द है, कोई वर्ड है,
उसके संबंध में कुछ और भी शब्द दिए हैं, तो ऐसी आपको समस्या क्रिएट हो सकती है। हम समझे नहीं मैम? एक पॉइंट से अगर हम समझ जाते तो ये किताब पढ़ के काम चल जाता है ना, फिर आपके पढ़ाने की या आपके लेक्चर लेने की या फिर आपको सुनने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। अब बात समझना, दूसरी नंबर की जो प्रॉब्लम आई इंडेक्स निर्माण करने में, वो कौन सी थी कि शब्द अलगाव में मौजूद नहीं है। टर्म्स डू नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, अलग अलग मौजूद नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करना, कभी भी शब्द अकेले उपयोग में नहीं लिए जाते। कई बार ऐसा होता है कि एक शब्द जिसके साथ में दूसरे शब्द का जुड़ना जरूरी है, अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारे सामने हम कैसे इंडेक्स बनाएंगे। तो देखिए एक बार के लिए कि ये किस प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट होगी शब्द संबंध में, कि शब्द अलगाव में मौजूद नहीं है, अलग अलग मौजूद नहीं है। सिस्टम को वाक्यात्मक यानी संरचनात्मक व्याकरण और अर्थपूर्ण यानी अर्थ आधारित दोनों संबंधों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। जिस सिस्टम के जरिए आप इंडेक्स बना रहे हैं उसमें आपको ये सिंटैक्टिक और सिमेंटिक, इन दोनों में आपको याद रखना है। सिमेंटिक क्या है मैम? ये अर्थ आधारित होता है। फिर ये सिंटैक्टिक क्या है? ये व्याकरणिक संरचना के हिसाब से होता है। क्लियर है बात? कैसे? अगर हम उदाहरण के लिए समझे तो शायद आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि डॉग, एक डॉग नाम लेते हैं, डॉग का संबंध मैमल्स से भी होता है और डॉग का संबंध बार्क से भी होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जब हम बात करते हैं कि मैमल्स के अकॉर्डिंग, तब हम जाते हैं इस व्याकरणिक संरचना पर जिसे हम संरचनात्मक व्याकरण बोल रहे हैं, है ना, यानी कि सिंटैक्टिक। क्लियर है बात? सिंटैक्टिक, बिल्कुल मैम, अब समझ में आ गया। क्लियर है? जब हमने डॉग के स्थान पर मैमल्स का प्रयोग किया, यानी डॉग के साथ में डॉग से संबंध दिखाते हुए या रिलेशन दिखाते हुए हमने मैमल्स कैटेगरी का उपयोग किया, तो वहां पर हमने एक संबंध देखा सिंटैक्टिक संबंध, जो व्याकरणिक संरचना को इंडिकेट कर रहा था। वहीं हमने डॉग के साथ जब बार्क का इंडिकेशन दिया तो इसका मतलब वो रिलेटेड दिखा रहा है, अर्थ आधारित दिखा रहा है, तो वो होता है सिमेंटिक। बात क्लियर है? तो यहाँ पर आपको जो है सिंटैक्टिक और सिमेंटिक दो इस रूप में आपको दिख रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट दिया है एक डॉग का, डॉग में आप देखेंगे तो ये रिलेटेड टू बार्क, पार्ट ऑफ एनिमल किंगडम, कैटेगरी मैमल्स में, यहाँ ऑपोजिट कैट सिमेंटिक, फिर यहाँ कॉन्टेक्स्ट पैट आएगा, यहाँ पर सिनोनिम कैनाइन आएगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये सिमेंटिक शब्द आपने देखे। सिंटैक्टिक में आपने कुछ इस प्रकार से देखे कि एक सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग होगा, क्योंकि ये एक पूरी व्याकरणिक संरचना के रूप में हो सकता है, और व्याकरणिक संरचना के रूप में अगर हुआ तो फिर यहाँ पर इस तरीके से नाउन, फ्रेज, डिटरमाइन, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये कुछ इस प्रकार से आपके सामने आएंगे। क्लियर है? लेकिन आपको इम्पॉर्टेंट जो है वो सिमेंटिक रूप आपको ध्यान रखना है। ज्यादातर प्रॉब्लम सिमेंटिक में आपके सामने आने लगती हैं। फिर देखा हमने चैलेंज जो है, यानी प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या है? निरंतरता की समस्या। यहाँ पर कंटिन्यूटी की जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कंसिस्टेंसी की, वो क्या है ना? कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता की समस्या आपके सामने आ सकती है। एक तो इंटर इंडेक्सर कंसिस्टेंसी हो सकता है ना, और एक इंट्रा इंडेक्सर इनकंसिस्टेंसी हो सकता है। कैसे कैसे होता है यहाँ पर थोड़ी सी आप चर्चा करेंगे। बिकॉज आइडेंटिफाइंग अबाउटनेस रिलाइज ऑन ह्यूमन इंटरप्रिटेशन, इनकंसिस्टेंसीज अराइज बिटवीन डिफरेंट इंडेक्सर्स। फर्स्ट बोला इंटर इंडेक्सर एंड इवन द सेम इंडेक्सर ओवर टाइम, तो वो से बोला हमने इंट्रा इंडेक्सर। कैसे? कि विषय वस्तु की पहचान मानवीय व्याख्या पर निर्भर करती है, इसीलिए विभिन्न अनुक्रमणिकाकारों को, विभिन्न अनुक्रमणिका मतलब इंटर, ठीक है, अलग अलग,
अंतर अनुक्रमणिका और समय के साथ एक ही अनुक्रमणिका कार को अंतः अनुक्रमणिका के बीच विसंगतियां उत्पन्न होती हैं। अगर एक ही व्यक्ति अलग समय पर एक ही दस्तावेज से अलग शब्द चुन सकता है तो उसे हम इंट्रा इंडेक्सर इनकंसिस्टेंसी बोल सकते हैं। निरंतरता की समस्या इस वजह से आती है क्योंकि जब भी हम एक डॉक्यूमेंट का इंडेक्स बना रहे होते हैं तो उस डॉक्यूमेंट के इंडेक्स को बहुत सारे इंडेक्सर अलग अलग रूप में बना सकते हैं। अगर वो अलग अलग रूप में बना रहे हैं तो उससे हमने बोला इंटर इंडेक्सर, इंटर, ठीक है ना। लेकिन जब एक ही व्यक्ति है, इंडेक्स निर्माण करने वाला व्यक्ति एक ही है, क्योंकि कंसिस्टेंसी की कमी थी, रेगुलर नहीं थे, इस वजह से अलग समय पर वो एक ही डॉक्यूमेंट की अलग तरीके से वो इंडेक्स बना रहे हैं। अब क्या होगा, व्यक्ति भी वही था, डॉक्यूमेंट भी वही था, आज तो उसने एक ये इंडेक्स बना कर दी और कुछ दिन बाद उन्होंने ये इंडेक्स बनाई और दोनों इंडेक्स अलग हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये मानवीय व्याख्या पर निर्भर करता है और मानवीय व्याख्या हमेशा बदलती रहती है। बात क्लियर है? तो यहाँ निरंतरता की जो प्रॉब्लम है वो भी आपके सामने आ सकती है। इंट्रा इंडेक्सर कंसिस्टेंसी और इंटर इंडेक्सर कंसिस्टेंसी मैंने आपको बता दी है बहुत अच्छे से, तो आप समझ लेना इस बात को। यहाँ देखो टाइम के अनुसार भी आपको दिखाया है आउटपुट 1 और यहाँ पर 6 बजे जो दिखाया है आउटपुट 2। इस प्रकार से इनकंसिस्टेंसी ओवर टाइम इंडेक्सर इंट्रा इंडेक्सर कंसिस्टेंसी में दिखा रहा है। वहीं पर इंटर इंडेक्सर जो है उसमें एक ये निर्माण करता है, एक ये निर्माण करता है, मतलब अलग अलग हैं दो। एक ही किताब का इंडेक्स बना रहे हैं, इन्होंने आउटपुट 1 ये दिया, इन्होंने आउटपुट 1 ये दिया, मतलब इनका अलग था, इनका अलग था। एक ही किताब के लिए दिया है लेकिन अलग अलग थे तो इंटर इंडेक्सर बोल दिया, और एक ही में था तो इंट्रा बोल दिया। बात क्लियर हो गई? मुझे उम्मीद है समझ में तो आ चुका होगा। अब देखो 4 नंबर जो चैलेंज था, जो प्रॉब्लम थी, वो है मल्टी डायमेंशनल यूजर कॉन्टेक्स्ट। क्लियर है? इंडेक्सिंग कैन नॉट रैली सोली ऑन इंट्रिंसिक सब्जेक्ट कंटेंट, इट मस्ट align with the multi-dimensional needs of anticipated users and the types of request they will likely make। किस प्रकार से बोला, इंट्रिंसिक कंटेंट में और एंटीसिपेटेड रिक्वेस्ट नीड्स में किस प्रकार से आपके सामने यहाँ चुनौती आई। बहुआयामी उपयोगकर्ता संदर्भ था तो अनुक्रमणिका केवल आंतरिक विषय सामग्री पर निर्भर नहीं हो सकती, उसमें इंट्रिंसिक में क्या लिखा है सिर्फ उसी पर तो ये निर्भर नहीं हो सकता कि इंडेक्सिंग हम केवल दस्तावेज के अंदर की सामग्री पर हमें बना लें तो जरूरी नहीं है उसका उपयोग हो सके। इंडेक्सर को ये भी सोचना पड़ सकता है, ये सोचना पड़ता है कि भविष्य में यूजर किस तरह की डिमांड कर सकते हैं, यानी उनकी एंटीसिपेटेड रिक्वेस्ट क्या हो सकती है, इसको दिमाग में रखते हुए भी इंडेक्स बनाना होता है। तो एक ये प्रॉब्लम भी आती है और उस प्रॉब्लम को बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल यूजर कॉन्टेक्स्ट। आज जिस सामग्री का उपयोग कर रहे हैं, यानी यूजर जिस सामग्री की डिमांड कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कल भी वो उसी तरीके से हो। तो इंडेक्सर को ये भी सोचना पड़ता है कि भाई भविष्य में कुछ और तरीके से भी पूछा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो इंट्रिंसिक कंटेंट के अकॉर्डिंग ही हम ये जज नहीं कर सकते कि ये इस पुस्तक का उपयोग बहुत अच्छे से होगा, बल्कि एंटीसिपेटेड रिक्वेस्ट या नीड्स के अकॉर्डिंग भी हमें सोचना पड़ सकता है कि इंडेक्स बनाना कैसे है। ठीक है, फिर बोला प्रबंधन समझौता यानी कि मैनेजमेंट ट्रेड ऑफ। ये क्या है? ये एग्जॉस्टिविटी एंड स्पेसिफिसिटी को इंडिकेट करता है। एग्जॉस्टिविटी यानी कि डेप्थ। एग्जॉस्टिविटी आपको क्या दिखाता है, यानी कि अगर आप बहुत सारे विषयों को कवर करते हैं, डेप्थ में जाते हैं, तो फिर वहां इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट भी आपके सामने आ जाते हैं। ये क्या हुआ? व्यापकता। व्यापकता शब्द ही आपको बताता है एग्जॉस्टिव, है ना। तो वो एग्जॉस्टिविटी जो है वो आपको ये इंडिकेट करती है
कि बहुत सारे सब्जेक्ट को आप कवर कर रहे हैं, तो फिर इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट भी आपके सामने आ सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिनको आप नहीं चाह रहे हैं वो भी आ सकते हैं। तो ये मैनेज करने का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट ट्रेड ऑफ में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, और ये प्रॉब्लम भी आपके सामने आ सकती है, लेकिन उस व्यापकता में, उस एग्जॉस्टिविटी में आप स्पेसिफिसिटी को कितना ज़्यादा देख रहे हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। यानी विशिष्टता जो कि सटीकता की तरफ ले जाती है, एक्यूरेसी की तरफ ले जाती है, उस स्पेसिफिसिटी की तरफ ले जाती है जिसे यूजर चाह रहे होते हैं, है ना। अगर आप बहुत ही सटीक प्रेसिजन देने की कोशिश करते हैं, यानी आप ये चाहते हैं कि भाई जो यूजर चाहे उसको उसी अकॉर्डिंग, की डिमांड के अकॉर्डिंग पूरा काम या फिर पूरे डॉक्यूमेंट मिल जाए, यानी आप बहुत ही सटीक प्रेसिजन देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि कुछ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो हैं वो भी आपसे छूट जाएं। समझ रहे हैं? रिलेवेंट, प्रासंगिक डॉक्यूमेंट, और इन दोनों के बीच में हमें पूरा संतुलन बनाना होता है, और ये संतुलन बनाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर ये प्रबंधन की समस्या जो है वो क्रिएट होने लगती है। इसे समझौता क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर एग्जॉस्टिवनेस, है ना, एग्जॉस्टिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, ठीक है ना, एग्जॉस्टिविटी एंड स्पेसिफिसिटी के बीच में समझौता हो रहा है कि भाई अगर हम एग्जॉस्टिविटी चाहते हैं, व्यापकता चाहते हैं, तो इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट सामने आ जाते हैं। अगर हम स्पेसिफिसिटी चाहते हैं, एकदम एक्यूरेसी चाहते हैं, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट चाहते हैं, तो फिर हमारे सामने जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी नहीं मिलते, वो भी गुम हो जाते हैं। तो ऐसा यहाँ पर इनमें बैलेंस बनाना ही मुश्किल होता है। इस वजह से हमने इनको बोल दिया कि एक तरफ ये प्रॉब्लम भी हमारे सामने क्रिएट हो सकती है। क्लियर है ना बात? फिर बोला है शब्दावली नियंत्रण और असाइनमेंट, यानी वोकेबलरी कंट्रोल्ड एंड असाइनमेंट क्या है? द सिस्टम मस्ट एस्टेब्लिश डेफिनेटिव रूल्स फॉर विच टर्म्स आर एडमिनिसिबल इनटू द वोकेबलरी। एडमिसिबल इनटू द वोकेबलरी मतलब क्या हुआ कि सिस्टम को किसी निश्चित नियम स्थापित करने चाहिए कि कौन से शब्द शब्दावली में हम स्वीकार्य करेंगे, ठीक है। Syntactically, rules govern how these terms represent complex subjects to ensure high effectiveness, यानी उच्च प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए वाक्यात्मक नियम नियंत्रित करते हैं कि ये शब्द जटिल विषयों का प्रतिनिधित्व कैसे करेंगे। बात समझ में आ गई? ये हमारा वोकेबलरी वाला कॉन्सेप्ट हुआ, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा शब्दावली नियंत्रण और असाइनमेंट को लेकर अगर आप करेंगे तो ये आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ी सी दूर होती हुई आपको नजर आएंगी। ये आपका एक्यूरेसी का डॉक्यूमेंट है कि अगर आप अंतिम आउटपुट चाहते हैं तो रैंक की गई संतुष्टि आपको मिली नहीं। अनुक्रमण शब्दावली की प्रभावशीलता का तात्पर्य है कि प्रणाली संग्रह में प्रत्येक दस्तावेज को इस सटीक संभावना से रैंक कर सकती है कि वह उपयोगकर्ताओं की विशिष्ट क्वेरी को संतुष्ट करेगा। इसे हम अंतिम आउटपुट को बोलते हैं रैंक्ड सेटिस्फैक्शन। और अगर मैंने यही चीज आपसे बोली थी कि एक उद्देश्य इसका रैंक्ड सेटिस्फैक्शन भी है कि उपयोगकर्ता जो चाह रहा है उसको उस रैंक में सामग्री मिल रही है या नहीं, यही इसका उद्देश्य जो है वो शामिल किया गया है, ठीक है ना। लेकिन आप अगर देख पाएंगे तो इस वो हम उद्देश्यों के साथ में सेट करेंगे तो शायद आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, है ना, क्योंकि भाई उद्देश्य पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगा। हाँ जी बिल्कुल, उद्देश्य पढ़ लिया, ठीक है ना। पांचवा उद्देश्य मैंने बताया था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या आपके सामने होने वाला है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे कि अब वैसे हमारा जो है वो लास्ट पॉइंट चल रहा है। लास्ट पॉइंट इन द सेंस फिर हमारी इंडेक्सिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगी। मैंने अभी अभी आपको जो भी बोला है इंडेक्सिंग के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई कि इस इंडेक्सिंग की अबाउटनेस के बारे में, फिर उसके आपको उद्देश्यों के बारे में यानी पर्पज क्या थे, फिर उसके मैंने कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने बताई, और उसके बाद में हमने बोला कि उचित अनुक्रमणिका सभी मानवीय ज्ञान की अदृश्य वास्तुकला है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रॉपर इंडेक्सिंग इज द इनविजिबल आर्किटेक्चर ऑफ ऑल ह्यूमन नॉलेज। क्लियर है?
पुस्तकालय विज्ञान में अगर आप प्रॉपर इंडेक्सिंग चाह रहे हैं तो प्रॉपर इंडेक्सिंग को आप मानवीय ज्ञान की अदृश्य वास्तुकला के रूप में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जटिल होती है, क्योंकि इसमें केवल टेक्निकल ज्ञान ही होता है। ऐसा बोलेंगे आप? नहीं, क्योंकि इसलिए जरूरी है, इसमें टेक्निकल ज्ञान ही नहीं है बल्कि इंडेक्सर का अनुभव भी शामिल है, इंडेक्सर की निर्णय लेने की क्षमता भी शामिल है। वो दिख रही है कि इंडेक्सर ने किस प्रकार से निर्णय लिया, और उपयोगकर्ता की जरूरत की गहरी समझ भी वहां पर शामिल की गई है। कुछ इन उद्देश्यों की वजह से बोला है कि मानवीय ज्ञान की अदृश्य वास्तुकला के रूप में प्रॉपर इंडेक्सिंग का नाम जाना गया है। बात क्लियर हो गई? अब देखो, हम यहाँ पर कुछ इंडेक्सिंग प्रोसेसेस की बात करते हैं। अनुक्रमण प्रक्रिया, अव्यवस्थित दस्तावेजों को पुनः प्राप्त करने योग्य ज्ञान में बदलने के लिए। बिल्कुल प्रॉपर इंडेक्सिंग की अभी हमने पर्पज समझा है और उसके बाद में हमने प्रॉब्लम्स जानी है, लेकिन प्रॉपर इंडेक्सिंग की तैयारी कैसे करते हैं, किस अकॉर्डिंग उसे बनाते हैं, फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है और फिर लास्ट स्टेप कौन सा होता है। इस तरीके से हम कुछ इंडेक्सिंग की बात करते हैं कि भाई जब भी हम एक इंडेक्स निर्माण करते हैं तो उसमें प्रक्रिया नंबर 1 कौन सी होती है। तब आप बोलेंगे चरण 0 शुरू होता है पूर्व तैयारी सूची, द प्री फ्लाइट चेकलिस्ट। और ये क्या होता है? बिफोर इंडेक्सिंग द इंडेक्सर मस्ट एनालाइज द एंटायर कलेक्शन एंड मेक की डिसीजंस। अनुक्रमण से पहले, इंडेक्सिंग से पहले आपको ये तो पता है कि आप सीधे इंडेक्स शुरू नहीं करेंगे। आपने सोचा कि मुझे इंडेक्स बनाना है और आपने सीधे इंडेक्स शुरू कर दी, ऐसा नहीं। उसके लिए कुछ स्टेप्स निर्धारित किए गए हैं। अगर आप उन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग इंडेक्सिंग करते हैं तो आपकी एकदम एक्यूरेट इंडेक्स बनकर निकलती है। उसमें चरण 0 हमने पढ़ा है जिसका नाम है द प्री फ्लाइट चेकलिस्ट, जिसे हम शुरुआती तैयारी बोलते हैं। इंडेक्सिंग से पहले इंडेक्सर को कुछ फैसले लेने होते हैं। फैसले कैसे लेने होते हैं उसमें हम समझ लेते हैं। अनुक्रमणकर्ता को पूरे संग्रह का विश्लेषण करना चाहिए। आप विश्लेषण कीजिए। किसका विश्लेषण? ये भी तो बात हो सकती है ना। किसका विश्लेषण करना है? उस डॉक्यूमेंट का विश्लेषण करना है और महत्वपूर्ण निर्णय लेने चाहिए। कैसे निर्णय? पहला बोला कैटेगरी। कैटेगरी मतलब आप सामग्री को खोजेंगे, हमें क्या इंडेक्स करना है, क्या हमें छोड़ना है, उस कैटेगरी को आप डिसाइड करेंगे। ये आपका 0 नंबर स्टेप पर पहला पॉइंट आता है। फिर हमने बोला वोकेबुलरी यानी शब्दावली। हमें कौन से आसान शब्द अपने इंडेक्स में रखने हैं और कौन से टेक्निकल शब्द अपने इंडेक्स में रखने हैं, है ना, और कौन से हमें रिमूव करने हैं। इसको बोला हमने वोकैबुलरी, शब्दावली। फिर हमने बोला यूजर। यूजर यानी कि जो जानकारी चाह रहा है ना। तो आपको ये देखना है कि भाई जानकारी चाहने वाले कौन से लोग हैं। वो छात्र होंगे या फिर कोई डॉक्टर होगा या फिर कोई इंजीनियर है या फिर कोई टीचर है। उस जानकारी को कौन चाह रहा है, तो चाहने वाला आदमी कौन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यानी कि यूजर का टाइप्स भी आपको जानना होगा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूजर पॉपुलेशन, उपयोगकर्ता आबादी की विशेषताएं क्या हैं, वो किस अकॉर्डिंग जानकारी चाह रहे हैं, ये जानना आपको जरूरी है, जिसे हम बोलते हैं शुरुआती चरण। ठीक है, एक आपका एनवायरनमेंट हुआ, वातावरण, यानी अनुक्रमणिका कैसे और कहाँ प्रदर्शित की जानी चाहिए, उस प्रकार से भी आपको थोड़ा सा अपने आप में डिसाइड करना पड़ेगा। ये होता है शुरुआती तैयारी, प्री फ्लाइट चेकलिस्ट। क्लियर है? फिर हम स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम चलेंगे तो मूल रूप से अनुक्रमण प्रक्रिया में 2 प्रमुख चरण होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ? हम चरण नंबर 1 की बात कर रहे हैं, स्टेप नंबर 1 की। और स्टेप नंबर में भी आपने देखा स्टेज 1 और स्टेज 2, है ना? नहीं भाई नहीं, सॉरी, इस प्रकार से नहीं। मैंने कहा कि यहाँ पर हमने स्टेज नंबर 0 पढ़ा। स्टेज नंबर 0 के बाद में स्टेज नंबर 1 ये है
और स्टेज नंबर सेकंड ये है, ठीक है। फिर हम स्टेज नंबर फर्स्ट में भी और डीप में जाएंगे, स्टेज नंबर सेकंड में भी और डीप में जाएंगे। मेन चरण जो है वो हमारे ये है। बाकी शुरुआती तैयारी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ये डिसाइड करना कि इंडेक्स हमें कौन कौन सी चीज़ों का करना है, कौन से शब्द हमें छोड़ने हैं वो शब्दावली में आ जाएगा, कौन सी सामग्री जोड़नी है वो कैटेगरी में आ जाएगा, कौन से यूजर्स के लिए बनानी है वो यूजर में आ जाएगा। ये आपका प्री फ्लाइट चेकलिस्ट में तैयारी का जो है वो शुरुआती चरण होता है। दूसरे में मैंने बोला अवधारणाओं को स्थापित करना, स्टेब्लिशिंग कॉन्सेप्ट, ये आपका मेन होता है, यानी डिस्कवरिंग द सब्जेक्ट एक्सप्रेस्ड इन द डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज में व्यक्त विषय की खोज करना। आप किसी डॉक्यूमेंट के विषय को समझ रहे हैं, मैंने कहा चरण नंबर 1 में आप क्या करेंगे, चरण नंबर 1 में मैम हम कॉन्सेप्ट्स को स्थापित करेंगे। स्टेब्लिशिंग कॉन्सेप्ट्स, ये नाम आपको दिया है और आपको ऑप्शन देकर यही पूछ सकता है कि जब भी आप इंडेक्स बनाते हैं तो कौन से स्टेप्स के जरिए आपको निकलना पड़ता है। क्लियर है बात? जब हम स्टेब्लिशिंग कॉन्सेप्ट्स की चर्चा करते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट के सब्जेक्ट को समझा जाता है पूरी तरीके से, है ना। और आपको पता है कि जब भी हम उस सब्जेक्ट को समझ रहे होते हैं कि भाई ये जो किताब है या फिर ये जो डॉक्यूमेंट है ये किस विषय से रिलेटेड है, तो आप पूरी किताब तो पढ़ते नहीं है ना। और पूरी किताब पढ़ना मैं कहूँ तो मुमकिन नहीं होता है। इसीलिए इंडेक्सर इन चीज़ों को देखता है कि भाई सामने वाला यूजर जो है वो पूरी किताब को पढ़ने की बजाय कुछ की शब्दों में जान ले कि भाई ये जो किताब है वो इसकी बनी है। इस वजह से उन कॉन्सेप्ट को स्थापित करता है। और उन कॉन्सेप्ट में क्या चीज़ें शामिल होती हैं वो तो हम स्टेज नंबर 1 के में ही चलेंगे। तो स्टेज नंबर 1A में हम देखो, मैं पहले यहीं पर दिखा रही हूँ, फिर हम आगे आगे स्लाइड्स चेंज करते रहेंगे तो शायद आप समझ पाएंगे उन सभी चीज़ों की तरफ। मैंने स्टेज नंबर 0 की चर्चा कर ली है, स्टेज नंबर 1 के चरण अभी और आगे पढ़ने हैं, स्टेज नंबर 2 के तब पढ़ेंगे जब हमारे स्टेज नंबर फर्स्ट के कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। स्टेज नंबर 2 को अभी हम छेड़ ही नहीं रहे क्योंकि यहाँ पर ट्रांसलेशन का बोला है, अनुवाद करने का बोला है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर दस्तावेज को समझना, यानी कि पूरा पढ़ना हमेशा संभव नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। इन महत्वपूर्ण तत्वों को स्कैन करें। कौन से को? इंपॉर्टेंट तत्वों को स्कैन करना है। तब आपने बोला टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट। आप टाइटल को स्कैन करो, आप एब्स्ट्रैक्ट को स्कैन करो, आप इंट्रोडक्शन को स्कैन करो, विजुअल्स को स्कैन करो, फिर उसको जो लास्ट में शीर्षक दे रखा है तो स्कैन करो, ठीक है ना। शीर्षक और जो एब्स्ट्रैक्ट दिए हैं ये क्या कर देंगे, ये आपके सावधान हैं, शीर्षक भ्रामक हो सकते हैं, दोनों अकेले 100% विश्वसनीय नहीं होते। अकेले की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके वो भरोसेमंद हों, ठीक है, लेकिन हाँ ये सब्जेक्ट का अंदाजा जरूर दे सकते हैं, ठीक है। इस वजह से कि ये पूरी तरह 100% रिलेबल नहीं है, इस वजह से आपने बोला इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को भी ले लो। इसमें क्या होता है, लेखक बताता है, प्रस्तावना लेखक के उद्देश्य बताती है और निष्कर्ष बताते हैं कि यहाँ पर क्या हासिल हुआ है। अगर आप इनको शामिल करेंगे तो शायद आपका इंडेक्स बेटर बन पाएगा। फिर हम बोलते हैं विजुअल्स, इल्यूस्ट्रेशंस। विजुअल्स में क्या है, कुछ क्षेत्र हैं या टेबल हैं या फिर उनके कैप्शंस हैं, आप उनको स्कैन कर सकते हैं, है ना। अगर आप उनको स्कैन करेंगे तो फिर उस सब्जेक्ट की गहराई का पता आपको चल जाएगा कि सब्जेक्ट है किस प्रकार की। समझ गए? यानी कि अब आपके सामने जो है वो एकदम क्लियर मेरे ख्याल से आ चुका होगा, लेकिन फिर भी इतना ही नहीं होता, कॉन्सेप्ट को समझने में एक तार्किक पहचान भी करनी होती है। यानी अवधारणाओं की तार्किक पहचान कौन सी होगी, लॉजिकल आइडेंटिफिकेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। लॉजिकल आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इंडेक्सर विषय की
विषय को जो है वो कुछ कैटेगरीज में विभाजित कर देता है, कुछ श्रेणियों में बांट देता है। और श्रेणियों में बांटना मतलब कि क्या ये कोई घटना हो सकती है, या फिर कोई प्रक्रिया है, या फिर कोई उपकरण है, या फिर कोई गुण है, या फिर कोई संचालन है, मतलब इस तरीके से वो कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है उसी श्रेणियों को, उसी विषय को। ये आपकी लॉजिकल पहचान होती है, ठीक है ना। किस तरीके से, देखो अब थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना। कॉन्टेक्स्ट दिया, यूज ए सिस्टमैटिक स्कीमा ऑफ कैटेगरीज टू लॉजिकल आइडेंटिफाई कॉन्सेप्ट्स। अवधारणाओं को तार्किक रूप से पहचानने के लिए श्रेणियों की एक व्यवस्थित योजना का उपयोग करते हैं। घटनाएं, प्रक्रियाएं, गुण, संचालन, उपकरण, ये सभी जो हैं वो उसमें शामिल किए गए हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए आपके सामने दिया है ड्रग थेरेपी का। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका ड्रग थेरेपी का है तो फिर इंडेक्सर ने क्या किया, इस ड्रग थेरेपी को श्रेणियों में विभाजित कर दिया। श्रेणियों में कैसे विभाजित किया कि घटना क्या है, फिनोमिनन क्या है, स्पेसिफिक डिजीज फिनोमिना के रूप में मानी, ड्रग नेम्स देखे, एडमिनिस्ट्रेटिव रूट्स देखे, एंड साइड इफेक्ट्स देखे। यानी दवा के नाम भी देखने हैं, देने का तरीका भी देखना है, और फिर उसके दुष्प्रभाव भी देखने हैं। जब इतनी सारी बातें देखेंगे तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक लॉजिकल आइडेंटिफिकेशन है। आप पहचान तो कर रहे हैं लेकिन लॉजिकल रूप से कर रहे हैं। इसे बोला है कि इंडेक्सर इंडेक्स निर्माण करते वक्त स्टेप नंबर 1 में चलता है, तो स्टेप नंबर 1 में वो कैटेगराइज कर देता है उस सब्जेक्ट को। ठीक है, क्लियर है ना बात। यहाँ पर दूसरा आपको उदाहरण दे दिया, डॉक्यूमेंटेशन ऑन केमिकल सिंथेसिस का। यहाँ भी इस निर्माण प्रक्रिया, संचालन की स्थिति और प्राप्त उत्पाद में आपको देखा है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसी है, किसकी, किसी केमिकल की, या फिर उसकी ऑपरेटिंग कंडीशन कैसी है, वो किस तरीके से ऑपरेट करता है, या फिर प्रोडक्ट ऑब्टेन उसके जरिए क्या बन सकता है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। फिर हम चले उसी में इस चयन फिल्टर यानी कि सिलेक्शन फिल्टर की तरफ। नॉट ऑल आइडेंटिफाई कॉन्सेप्ट्स आर रिटेन्ड, सिलेक्शन इज गवर्न बाय द सिस्टम्स इंडेक्सिंग पॉलिसी। कैसे बोला, पहचानी गई सभी अवधारणाओं को नहीं रखा जाता है, चयन सिस्टम की अनुक्रमण नीति द्वारा नियंत्रित होता है। कैसे, दे तो दिया एग्जॉस्टिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, हमने पहले भी नाम सुना है ना, पहले भी नाम सुना है ना। मैनेज करने वाला, आप मैनेजमेंट कितने अच्छे तरीके से करते हैं कि इंडेक्सिंग के दौरान आप संतुलन कैसे बना रहे हैं, किसका संतुलन, एक व्यापकता का बोला, एक विशिष्टता का बोला। यानी डॉक्यूमेंट के हर छोटे बड़े विषय को कवर करना है, हर छोटे विषय को, हर बड़े विषय को, सबको कवर करना है। तो फिर क्या होगा, जानकारी ज्यादा होगी, सारे सब्जेक्ट मिले हुए हैं, चाहे कैसा भी सब्जेक्ट हो सभी, तो उसमें क्या है, जानकारी तो ज्यादा है पर सटीकता कम है। जरूरी नहीं है सारे डॉक्यूमेंट ही आपके लिए वांछित हो, इसीलिए बोला कि इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट भी मिल सकते हैं, हाँ एग्जॉस्टिविटी में, लेकिन स्पेसिफिसिटी में यानी विशिष्टता में विषय को बिल्कुल सटीक शब्दों में खोजना होता है। आपने किसी सब्जेक्ट को बिल्कुल सटीक शब्दों में दिया तो वहां जानकारी कम होगी लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? आपको यहाँ की पॉइंट में समझाया जा रहा है, यहाँ दिए हुए कुछ शब्द बिल्कुल एक्यूरेट हैं, लेकिन अगर ये बोर्ड भर दें तो जरूरी नहीं है हर एक शब्द आपके लिए एक्यूरेट हो। समझ रहे? तो यहाँ जानकारी कम हो सकती है लेकिन एकदम सटीक है, और आपको समझाया जा रहा है उस डीप टू डीप नॉलेज तक। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर इस एग्जॉस्टिविटी यानी व्यापकता और विशिष्टता के बारे में आप समझ पाए होंगे। दस्तावेज की अवधारणाओं को कितनी गहराई से कवर किया गया है वो व्यापकता इंडिकेट करता है, और अनुक्रमणिका शब्दों द्वारा किसी अवधारणा को कितनी सटीकता से दर्शाया है वो स्पेसिफिसिटी दर्शाता है। यहाँ पर प्रिसाइजली बोला है कि हाउ प्रिसाइजली इट कॉन्सेप्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इंडेक्स टर्म्स। ठीक है, इससे बोला हमने एक चयन फिल्टर यानी सिलेक्शन फिल्टर के रूप में आप किसे चाहेंगे, अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे। फिर हम आगे चले हैं स्टेज नंबर 2 पर, वही यहाँ पर आया है स्टेज नंबर 2। मैंने कहा स्टेज नंबर 0 पढ़ा, हाँ जी बिल्कुल स्टेज नंबर 0 पढ़ा
कि हम जब भी इंडेक्स बना रहे हैं तो इस स्टेज से गुजरना होता है। फिर हमने पढ़ा स्टेज नंबर 1, और स्टेज नंबर 1 के भी हमने कुछ पार्ट्स देखे कि इस प्रकार से हम जो है वो बना सकते हैं। फिर हम आए हैं स्टेज नंबर 2 पर, अवधारणाओं का अनुवाद करना, यानी कि ट्रांसलेशनल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, जब भी हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो लेवल नंबर 1 अलग है और लेवल नंबर 2 अलग है। कैसे दिए लेवल नंबर 1 और लेवल नंबर 2 है? आप मेरी बात समझ पाए हैं? लेवल नंबर 1 और 2 कैसे दिए? आपने कहा ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन यानी अनुवाद करना, है ना? विषय समझने के बाद उसे इंडेक्सिंग भाषा में बदला जाना, अनुवाद करना होता है ना? आप अनुवाद कर रहे हैं, ये अनुवाद करना स्टेज नंबर 2 पर होता है, क्योंकि आप एक इंडेक्स निर्मित कर रहे हैं। स्टेज नंबर 1 तक आपने पूरी इंडेक्सिंग सिस्टम कैसे बनेगा वो समझा है, मेरी बात समझ में आ गई। लेकिन जब उसे इंडेक्सिंग भाषा में कन्वर्ट करते हैं, यानी इंडेक्सिंग बना देते हैं, तो वो बना देने वाला चरण होता है चरण नंबर 2। मेरी बात समझ में आ गई? चरण नंबर 2 पर इंडेक्सिंग भाषा में पूरी तरह से ट्रांसलेट कर दिया जाता है, और इसके भी कुछ मेन जो हैं वो 2 आपको दिखते हैं, 2 पार्ट्स। कैसे? एक आपका आता है डेरिवेटिव इंडेक्सिंग, जिसे हमने एक्सट्रैक्टिंग नाम दिया, और एक आपका आता है असाइनमेंट इंडेक्सिंग, जिसे हमने नियतन अनुक्रमण दिया। ठीक है भाई, अब पहले हम डेरिवेटिव बोल लेते हैं कि जिसे पूरी तरह से एक्सट्रैक्शन नाम दे दिया है। इंडेक्सिंग एट द डॉक्यूमेंट लेवल, वर्ड और फ्रेज आर एक्सट्रैक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी दस्तावेज स्तर पर अनुक्रमण 10 शब्द या वाक्यांश सीधे पाठ से निकाले जाते हैं। देखो, मैं फिर से एक बार आपसे बोलूंगी कि ट्रांसलेटिंग कॉन्सेप्ट्स में 2 मुख्य तरीके होते हैं जिनसे आप ट्रांसलेशन कर लेते हैं। एक होता है डेरिवेटिव, एक होता है असाइनमेंट, और दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं कहूं तो डीप टू डीप नॉलेज दी जा रही है आपको यूजीसी नेट लेवल तक की। मैं हमेशा से अगर आपको एक टॉपिक पढ़ा रही हूं तो उस टॉपिक में 1% गुंजाइश नहीं छोड़ती, हर एक पॉइंट को समझा देती हूँ, उस हद तक समझाती हूँ ताकि आपको कभी भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन किसी भी हाई लेवल एग्जाम में मिले तो आप उसे अटेंड कर पाए, क्योंकि आपने इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। मैं रटवा नहीं रही हूँ, वरना डेटा आपको बहुत सारा दे सकती हूँ, लेकिन डेटा को समझना ही हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है ना? आप एग्जॉस्टिवनेस पढ़ा है, एग्जॉस्टिव पर मत जाओ, आप स्पेसिफिक की तरफ जाओ। आप जानकारी इकट्ठा करो, लेकिन रिलेवेंट जानकारी इकट्ठा करो, इररिलेवेंट नहीं। जो आपके लिए प्रासंगिक हो उसे इकट्ठा करो। ठीक है ना? अब यहाँ अनुवाद करने की बात कर रहे हैं। विषय को समझने के बाद में इंडेक्सिंग भाषा में अगर आप बदल रहे हैं, वही अनुवाद करना है। 2 तरीकों से हम पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव इंडेक्सिंग। सबसे पहली बात करते हैं डेरिवेटिव की। मैंने कहा कि शब्द और वाक्यांश सीधे पार्ट से निकाल लिए जाते हैं। अगर उन्हें पार्ट से निकाल रहे हैं, इसीलिए तो इसका नाम एक्सट्रैक्शन दे रहे हैं। सीधे उठाया, निकाल लिया, समझ गए? जो डॉक्यूमेंट में शब्द थे उन शब्दों को ही कीवर्ड बना लिया, और अगर ऐसा किया है तो ये हुआ है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में। ठीक है भाई? और एक्सट्रैक्शन नाम से किसको जाना जाता है? तो डेरिवेटिव इंडेक्सिंग को। ठीक है, फिर हम दूसरे पर चले। यहां पर देखो ये पॉइंट दिए हैं, आप समझ सकते हैं। शब्दों का दस्तावेज में मौजूद होना आवश्यक है। किसी विशेष अनुक्रमण भाषा का उपयोग करने का कोई प्रयास यहाँ पर नहीं किया है। बिल्कुल, जो शब्द यहाँ पर थे उन्हीं को उन्होंने कीवर्ड में मान लिया। वर्ड्स मस्ट बी मैनिफेस्टेड इन द डॉक्यूमेंट। यहाँ पर नो अटेम्प्ट इज मेड टू यूज ए स्पेशलाइज्ड इंडेक्सिंग लैंग्वेज। कोई भी अलग से एक इंडेक्सिंग लैंग्वेज का प्रयोग नहीं किया। आमतौर पर कीवर्ड अनुक्रमण या स्वचालित अनुक्रमण में ये चीजें देखी जाती हैं कि डेरिवेटिव इंडेक्सिंग का उपयोग कहाँ हुआ है। कॉमनली सीन इन कीवर्ड इंडेक्सिंग एंड ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग में ये चीज देखने को मिलती है। फिर हम बोलते हैं नियतन अनुक्रमण, यानी कि असाइनमेंट इंडेक्सिंग। असाइनमेंट इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है।
कॉन्सेप्ट बेस्ड होती हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड मतलब समझे नहीं है। असाइनमेंट इंडेक्सिंग क्या है भाई? ये अवधारणा अनुक्रमण है। इसमें अवधारणा नाम क्यों जोड़ा? क्योंकि यहाँ पर असाइनमेंट इंडेक्सिंग में जब भी इंडेक्सर इंडेक्स निर्मित कर रहा होता है और अगर वो असाइनमेंट इंडेक्सिंग के जरिए करेगा तो फिर वहां पर कोई अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट जोड़ेगा, यानी कंट्रोल्ड डिक्शनरी जैसे, कंट्रोल्ड शब्दावली जैसे, सॉरी कंट्रोल्ड शब्दावली जैसे, यानी वोकेबलरी जैसे, है ना, कंट्रोल्ड वोकेब जैसे सटीक शब्दों को वहां पर चुनेगा और फिर उन शब्दों को उसमें इंक्लूड करेगा, चाहे भले वो शब्द उस डॉक्यूमेंट में है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप असाइनमेंट इंडेक्सिंग कर रहे हैं, असाइनमेंट नाम से ही आप समझ पाते हैं कि अपनी तरफ से जोड़े गए कुछ शब्द, और आपने कंट्रोल्ड वोकेबलरी से अगर शब्द जोड़े हैं, कुछ सटीक शब्द चुने हैं और उन सटीक शब्दों को आपने उसमें इंक्लूड किया है, इसका मतलब होता है असाइनमेंट इंडेक्सिंग। बात क्लियर हो गई? यहाँ पर क्या होता है, अवधारणा स्तर पर अनुक्रमण, इसमें वैचारिक विश्लेषण और नियंत्रित शब्दावली से शब्दों को नियत करना शामिल होता है। ठीक है ना? फिर यहाँ बोला नियत किए गए शब्द वास्तव में पाठ में दिखाई नहीं दे सकते। जो शब्द यहाँ बनाए हैं, जिन शब्दों का उपयोग किया है, वो जरूरी नहीं है उस डॉक्यूमेंट में हो, बल्कि होंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें बनाया गया है, कंट्रोल्ड वोकेबलरी से लिया गया है। ठीक है ना? फिर बोले वाक्य रचना और अर्थपूर्ण संबंधों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, किसे इंडिकेट करेगा? अर्थपूर्ण शब्दों को। यहाँ पर डिजाइंड लैंग्वेजेज आपको यूज ली है, कौन सी? जैसे आपकी प्रेसिस है, चेन इंडेक्सिंग है, पॉप्सी है, क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं, इस तरीके से इन सभी चीज़ों को उपयोग में लिया तो फिर इनके जरिए ये इंडेक्स निर्मित कर ली। बात क्लियर है? ये हमने असाइनमेंट इंडेक्सिंग पढ़ा। क्या पढ़ रहे थे हम? वो प्रोसेस पढ़ रहे थे, वो प्रक्रिया पढ़ रहे थे जिससे हम एक इंडेक्स बना रहे हैं। वैसे मैम इसे अपने एग्जाम के लिए पढ़ना जरूरी है, तो बिल्कुल जी, उड़ीसा वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि उनके स्पेशली उनके डिजाइंड हुए सिलेबस में ये लिखा है, और मैं कहूँ तो एक अलग से यूनिट आपको दे रखी है, और उस यूनिट का नाम है ISAR। ISAR नाम की यूनिट, जो कि 5 नंबर यूनिट दे रखी है, उसमें स्पेशली लिखा हुआ है। ठीक है ना? ISAR सिस्टम कॉम्पैटिबिलिटी, उसके नीड की पता होना चाहिए, एरियाज की, स्टैंडर्ड की, प्रोटोकॉल्स की, इंटरऑपरेबिलिटी इशूज की, बल्कि सब्जेक्ट एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन में आपको बताया कटर, केसर, रंगनाथन, फराडेन एंड कोट्स। ओके, मतलब 5 लोगों का नाम दिया है कि आपको उनके तरीके से सब्जेक्ट एनालिसिस रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से किया, यानी कौन कौन सी इंडेक्सिंग उन्होंने दी, उन सब के बारे में आपको गहराई से नॉलेज लेनी है। नाम लिख दिए हैं, सब्जेक्ट एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन, किसके जरिए? तो कटर, केसर, रंगनाथन, फराडेन एंड कोट्स। ये पूरा सिलेबस उड़ीसा वाले बच्चों का है, और मैं कहूँ तो आपको यहाँ से ये सभी चीजें जानना जरूरी है। अब देखिए और कौन सा पार्ट आपका है। हम जाएंगे इंडेक्सिंग सिस्टम एंड टेक्निक्स पर। जब हम सिस्टम एंड टेक्निक्स पढ़ेंगे, अभी हमने बेसिक नॉलेज ली है, और बेसिक नॉलेज में भी अभी लैंग्वेजेस बचा है। जब लैंग्वेजेस पढ़ लेंगे ना आपके इंडेक्सिंग लैंग्वेजेस, तब हम जाएंगे आगे। ठीक है? और ये जो आपके डेरिवेटिव इंडेक्सिंग और असाइनमेंट इंडेक्सिंग है ना, ये पूरी सब्जेक्ट को समझने के बाद में इंडेक्सिंग लैंग्वेज में बदल रहे हैं, इससे ही हमने इंडेक्सिंग लैंग्वेज बोल दिया। मुख्य 2 तरीकों से हमने बदला है। ठीक है? ट्रांसलेटिंग कॉन्सेप्ट्स समझ में आ गया? तो अब देखो आगे, और बता दूंगी मैं यहाँ पर जो भी बातें अगर आपकी होंगी, तो मैं यहाँ आपको हाईलाइट करते हुए चलूंगी कि भाई इस पॉइंट पर आपको इसलिए ध्यान देना है। यहाँ बोला मैट्रिक्स, यानी कि आपको डेरिवेटिव और असाइनमेंट में अंतर समझना है। अंतर समझना है, अंतर समझेंगे तो शायद ज़्यादा बेस्ट कर पाएंगे आप। मैंने बोला आपको शब्दों का स्रोत, यानी सोर्स ऑफ टर्म्स। टर्म का जो सोर्स आप ढूंढेंगे,
ये तो सीधे आपको डायरेक्टली टेक्स्ट से मिल जाएगा, जिस विषय को आप देख रहे हैं उस विषय के कंटेंट में इसके शब्द मिल जाएंगे, इसीलिए हमने इसको एक्सट्रैक्शन नाम दे दिया। ठीक है, यानी एक्सट्रैक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम टेक्स्ट, आप टेक्स्ट से डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहां पर नियंत्रित शब्दावली यानी कि आप कंट्रोल्ड वोकेबुलरी के जरिए शब्दों को चुनेंगे। ठीक है, दूसरा यहां बोला विश्लेषण का स्तर यानी कि लेवल ऑफ एनालिसिस। ये डॉक्यूमेंट लेवल है कि आप दस्तावेज स्तर पर इसे देख सकते हैं। ये आपका कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट लेवल है, अवधारणात्मक। ठीक है, फिर हमने बोला एक यहाँ प्रयुक्त भाषा में लैंग्वेज यूज में, यहाँ नेचुरल यानी ऑथर लैंग्वेज जो थी उस ऑथर लैंग्वेज को हम उपयोग में ले रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट टेक्स्ट से ले रहे हैं, लिखे गए पाठ में से उन शब्दों को निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये नेचुरल लैंग्वेज है या फिर ये ऑथर लैंग्वेज है। लेकिन यहाँ पर डिजाइन की गई भाषा से, जैसे कि प्रेसिस, पॉप्सी, ये इंडेक्सिंग लैंग्वेजेस पढ़ी है आपने? नहीं पढ़े होंगे, पढ़ेंगे। इस वजह से ही आपको ये पॉइंट दिया है आपके सिलेबस में, मैं दिखा देती हूँ। अगर आप सिलेबस एनालिसिस अच्छे से कर लेते हैं तो शायद, जहाँ तक मुझे लगता है, आप अपने उस पॉइंट को कवर कर लेते हैं जिस पॉइंट को आपको जानना चाहिए था। मैंने कहा है कि आपको भाई रिकॉल एंड प्रिसीजन डिवाइसेस इन इंडेक्सिंग लैंग्वेजेस सब पढ़नी है। तो इंडेक्सिंग लैंग्वेजेस में आपको सारी दे भी रखी है, प्रोसेस, पॉप्सी, चेन इंडेक्सिंग, ये सब दी हैं। पोस्ट कोऑर्डिनेटिंग में आपको क्विक, पोक, यूनिटर्म दी हैं। सर्च स्ट्रेटेजी, सर्चिंग टेक्निक्स में बुलियन सर्च दिया है, अदर टाइप्स ऑफ सर्च टेक्निक्स दिया है। के अलावा मैं बात करूँ सर्चिंग फीचर्स ऑफ ऑनलाइन सर्च सर्विस में ओपैक दिया है, ई जनरल सर्विस दी है, रिपोजिटरी दी है, बल्कि एब्स्ट्रैक्टिंग इंडेक्सिंग के टाइप्स, गाइडलाइंस, ये सब दिया है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पहुंचेंगे इस पॉइंट तक। तो यहाँ पर बाय डिजाइन की गई लैंग्वेजेस, इनके जरिए इस भाषा से जो शब्द चुने गए हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर द आर्किटेक्चर ऑफ इंडेक्सिंग लैंग्वेजेस, थ्योरीज एंड क्राइटेरिया। सबसे पहले बात करेंगे लैंग्वेजेस की, फिर उन थ्योरीज की बात करेंगे जिन थ्योरीज को आपके सिलेबस में हाईलाइट किया है। किस किस की थ्योरी है, तो शायद आप उन नाम से परिचित होंगे, और वो नाम भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। एक कटर हैं, एक केशर हैं, एक रंगनाथन महोदय हैं, एक फराडेन है, एक कोट्स हैं। इन सब की थ्योरीज हम जानेंगे। ओके, चलिए भाई, यहाँ मैं बात करती हूँ सबसे पहले इंडेक्सिंग लैंग्वेजेस की, जो कि रिट्राइवल इंजन होते हैं। एक पुनर्प्राप्ति इंजन के रूप में इन अनुक्रमणिका भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमें जो वांछित दस्तावेज है वो मिलता है। प्राकृतिक शब्दावली, नेचुरल वोकेबुलरी, एक है कंट्रोल्ड रूल्स एंड सिंटैक्स, एक है आपका इंडेक्सिंग लैंग्वेजेस, अनुक्रमणिका भाषा। बात क्लियर है? यानी अनुक्रमणिका भाषा एक कृत्रिम पुनर्प्राप्ति भाषा होती है। हालांकि यह प्राकृतिक शब्दावली पर निर्भर हो सकती है। इसके वाक्य विन्यास यानी सिंटैक्स या फिर सिमेंटिक और शब्द रूप स्वीकार्य अभिव्यक्ति के विशिष्ट नियमों द्वारा सख्ती से नियंत्रित होते हैं। बात समझ में आ रही है हम क्या कहना चाह रहे हैं? इंडेक्सिंग लैंग्वेजेस को, भाई इंडेक्सिंग लैंग्वेजेस की जब हम चर्चा करते हैं, यहाँ पर हमें सिर्फ एक पॉइंट दिया था इतना सा, लैंग्वेजेस थ्योरी एंड क्राइटेरिया। तो यहाँ लैंग्वेज तो हमें चुननी है, बल्कि उस लैंग्वेज को चुनने के लिए जो दी गई थ्योरीज हैं, केपी जोन्स थ्योरी पढ़नी है, रॉबर्ट फुगमैन थ्योरी वो भी पढ़नी है, क्योंकि इंडेक्सिंग लैंग्वेजेस से जुड़ी हुई थ्योरी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये हमने सिंटैक्टिक और सीमेंटिक का दे दिया। सूचना पुनर्प्राप्ति में अनदेखी कड़ी के रूप में ऐतिहासिक रूप से अनुक्रमणिका सिद्धांत एक मुख्य अंधा स्थान है, यानी ब्लाइंड स्पॉट रहा है। कौन सा? इंडेक्सिंग प्रिंसिपल। क्यों? सिद्धांत महत्वपूर्ण है, वे अनुसंधान के लिए एजेंडा स्थापित करते हैं, ज्ञान की कमियों को पहचान करते हैं और वर्तमान प्रथाओं के लिए तर्क प्रदान करते हैं, और एक नया दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, एक न्यू अप्रोच आपके लिए डिजाइन करते हैं। भाई हिस्टोरिकल इंडेक्सिंग थ्योरीज हैज बीन ए मेजर ब्लाइंड स्पॉट। थ्योरीज आर वाइटल, दे एस्टेब्लिश रिसर्च एजेंडाज, आइडेंटिफाइंग नॉलेज गिव्स, सप्लाई रिलेशंस,
सप्लाई रैशनलिस्ट फॉर करंट प्रैक्टिसेस, बिल्कुल, एंड प्रोवाइड फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑन हाउ वी इंडेक्स, और आपको करंट से, प्रेजेंट से रिलेटेड पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कराने का काम करता है। ठीक है भाई, हमने ये तो चीज मान ली, लेकिन अब केपी जोन्स की थ्योरी जब पढ़ते हैं तो केपी जोन्स की थ्योरी में हमें जरा सी बातें समझा दो, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ से पूछा नहीं जाता है। केपी जोन्स का सिद्धांत अनुक्रमणिका की गहराई को इंडिकेट करता है। किसी भी इंडेक्सिंग की डीप नॉलेज को इंडिकेट करने के लिए केपी जोन्स का प्रस्ताव था कि अनुक्रमणिका 5 अलग अलग सैद्धांतिक स्तरों पर होती है। 5 सैद्धांतिक स्तर हैं, अलग अलग हैं, जो बुनियादी सतह स्तर के पाठ्य प्रसंस्करण से लेकर गहरे अनुमानात्मक मानवीय तर्क तक नीचे की ओर ले जाती हैं। केपी जोन्स पर्पस जो है वो इंडेक्सिंग अकर्स अक्रॉस 5 डिस्टिंक्ट थ्योरेटिकल लेवल्स एंड मूविंग डाउनवर्ड फ्रॉम बेसिक सरफेस लेवल एंड प्रोसेसिंग टू डीप इन्फरेंशियल ह्यूमन रीजनिंग। कैसे? अगर आप बात करते हैं कॉन्कॉर्डेंस की, उसके बाद में इंफॉर्मेशन थ्योरेटिक्स की, उसके बाद में आप लिंग्विस्टिक की, उसके बाद में आप टेक्सुअल की, एंड फिर उसके बाद में इन्फरेंशियल की। जब भी हम इनकी चर्चा करते हैं तो हमें समझ में आता है कि कॉन्कॉर्डेंस क्या कहता है। एक सभी शब्दों की आपको अल्फाबेटिकली अरेंज होती हुई एक सूची प्रोवाइड करता है, एक लिस्ट प्रोवाइड करता है, उसे हम कॉन्कॉर्डेंस कहते हैं। और केपी जोन्स महोदय यही कह रहे थे कि इन्होंने इनका कहना था कि इंडेक्सिंग जो है वो 5 स्तरों पर की जाती है। ठीक है, और 5 स्तर कुछ इस प्रकार से बताए थे। हालांकि फ्रुगमैन ने भी 5 स्तर बताए थे, रॉबर्ट फ्रुगमैन जो थे स्तर बताए थे कि इंडेक्सिंग 5 लेवल्स पर की जाती है। और अभी अभी तो हमने खैर लेवल्स पढ़ भी लिए हैं। लेवल नंबर 1 और 2 मात्रात्मक परतें देता है, क्वांटिटेटिव लेयर्स प्रोवाइड करते हैं। क्वांटिटेटिव लेयर्स में लेवल नंबर 1 कॉन्कॉर्डेंस और लेवल नंबर 2 इन्फॉर्मेटिव थ्योरेटिक्स। ये क्या है? कॉन्कॉर्डेंस आपको एक अल्फाबेटिकली अरेंज होती हुई लिस्ट प्रोवाइड करता है, जो कि शब्दों की लिस्ट होती है। लेकिन इन्फॉर्मेशन थ्योरेटिक्स में क्या होता है, जो बार बार शब्द आ रहे हैं, है ना, जो बार बार आने वाले शब्द हैं, पूरे एक पैराग्राफ में एक शब्द को काफी बार आया है तो उसे फिर हम छोड़ देते हैं। ऐसा है इन्फॉर्मेटिव थ्योरेटिक्स में। कैसे दिया भाई? मूल पाठ के सभी शब्दों का वर्णमाला के क्रम में संदर्भ देना कॉन्कॉर्डेंस के अंदर रखा। दूसरा बोला थ्योरेटिक्स लेवल्स में कि सिलेक्शन बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, पैराडॉक्सिकली द मोर फ्रीक्वेंटली ए बर्ड अपीयर्स, एग्जाम्पल ऑल दिया, अबाउट, दैट दिया, the less likely is it is selected for indexing। मतलब इनको चुना नहीं जाता। कैसे बोला है? आवृत्ति के आधार पर चयन करते हैं, किसमें? इंफॉर्मेशन थ्योरेटिक्स में, सूचना सिद्धांत स्तर पर। विरोधाभासी रूप से कोई शब्द जितनी बार अधिक आता है, अनुक्रमणिका के लिए उसके चुने जाने की संभावना उतनी ही कम होती है। अगर कोई शब्द बार बार आ रहा है तो फिर इंडेक्सिंग के लिए उस शब्द को चुना जाना बहुत ही कम चांस होता है। कैसे होते हैं वो शब्द? जैसे कि एंड है, दैट है, वाई है, इस प्रकार से बहुत बार जब शब्द आ रहे हैं तो उनको इंडेक्सिंग में उन शब्दों को चुना नहीं जाएगा। इसे बोला इंफॉर्मेशन थ्योरेटिक पर। फिर हम आगे चले लेवल नंबर 3 पर। तो लेवल नंबर 3 ने बोला भाषाई परत। भाषाई परत में क्या कहा गया? दिस लेवल एक्सप्लेन्स हाउ मीनिंगफुल वर्ड्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लार्ज यूनिट्स ऑफ टेक्स्ट। एक मूल पाठ की बहुत बड़ी यूनिट से आपने क्या किया? एक्सट्रैक्ट किया कुछ शब्दों को। किस हिसाब से एक्सट्रैक्ट किया? मीनिंगफुल वर्ड्स को, है ना। इंडेक्सर्स टारगेट इंडेक्सेबल यूनिट्स सच एज ओपनिंग पैराग्राफ्स, चैप्टर्स, सिलेक्शन हेडिंग्स, डेफिनेशन एंड द ओपनिंग क्लोजिंग सेंटेंसेस ऑफ पैराग्राफ्स। यानी ये स्तर आपके लिए क्या इंडिकेट करता है कि बड़े पाठ से सार्थक शब्द जितने भी हैं उनको कैसे निकाला जाता है। अनुक्रमणिका बनाने वाले अनुक्रमणीय इकाइयां को लक्षित करते हैं, जैसे कि शुरुआती पैराग्राफ है, अध्याय है, अनुभाग शीर्षक है, परिभाषाएं हैं, या फिर कोई पैराग्राफ है, उसकी शुरुआती या अंतिम वाक्यांश तक हम पहुंचते हैं और उन्हें सेलेक्ट करते हैं। ऐसा तो हमने प्रोसेस में उधर भी देखा था।
बिल्कुल, ये लेकिन आपका केपी जोन्स महोदय के द्वारा दिया गया था कि लिंग्विस्टिक में आपके अर्थपूर्ण शब्द हो सकते हैं, जैसे संज्ञा, क्रिया, विशेषण, इस प्रकार से कुछ चुने गए शब्दों को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में 4 नंबर लेवल पर चले तो टेक्सुअल यानी कि पाठ्यपरत हुई। व्यक्तिगत शब्दों से आगे बढ़कर लेखक पाठ में लिपटे एक संगठित कंकाल ढांचे में विचार प्रस्तुत करता है। ये कुछ नहीं समझे हम। टेक्सुअल मतलब लेखक के जो विचार हैं, उन लेखक के विचारों के ढांचे को, पूरे स्ट्रक्चर को समझो कि लेखक ने जो पूरे एक कॉन्टेक्स्ट में जो उन्होंने लिखा है वो है क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसे जानो बस। व्यक्तिगत शब्दों से आगे बढ़कर लेखक पाठ में लिपटे एक संगठित कंकाल ढांचे में विचार प्रस्तुत करता है और एक सफल अनुक्रमणिका बनाने वाले को इस छिपे हुए कंकाल ढांचे की पहचान करने के लिए सतह पर सुराग खोजने होंगे। ये उन्होंने बोला है। किसने? केपी जोन्स महोदय ने। और केपी जोन्स महोदय कहते हैं कि लेखक अपने विचारों का एक स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड तो करता है, बशर्ते आप उस स्ट्रक्चर तक पहुंच जाएं। अगर आप पहुंच गए तो आप इंडेक्स बहुत अच्छी बना लेंगे, ठीक है। लेकिन वहीं हमने 4 नंबर पर देखिए, मूविंग बियॉन्ड इंडिविजुअल वर्ड्स द ऑथर रिप्रेजेंट्स आइडियाज इन एन ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर क्लोथ्स इन टेक्स्ट। A successful indexer must search for clues on the surface to identify and extract this hidden skeletal framework. आपको छिपे हुए फ्रेमवर्क से ये जानना है कि अब लेखक क्या कहना चाहता है। तो उनके विचारों का एक जो स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड किया है उसे आपके लिए समझना जरूरी है। ये आपके लिए दिया है 4 नंबर लेवल। 5 नंबर पर बोला है अनुमानात्मक परत, और अनुमानात्मक में क्या बोला? इन्फरेंशियल लेयर में द हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सट्रैक्शन, ये सबसे ज्यादा यानी मूल पाठ से निकाले गए शब्दों का हाईएस्ट लेवल है। द इंडेक्सर in first relationship between phrases by observing paragraph structure and stripping away abstractions details. This enables the identification of entirely novel subjects areas not explicitly stated in the text. यहाँ बताया गया कि ये निष्कर्षण का सर्वोच्च स्तर होता है। आप अगर इसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं चीजों को, तो ये सबसे ऊपर वाला स्तर होता है। इंडेक्स बनाने वाला पैराग्राफ संरचना को देखकर और अनावश्यक विवरणों को हटाकर वाक्यांशों के बीच संबंधों का अनुमान लगाता है कि उन नए विषय क्षेत्रों की पहचान करना संभव बनाता है। ऐसा अगर किया जा रहा है तो फिर ये नए विषय क्षेत्र ढूंढ निकाल सकता है जो पाठ में स्पष्ट रूप से आपको नहीं बताए गए हैं, लेकिन क्योंकि आपके लेखक ने वो सब चीजें जोड़ी हैं तो फिर आप उनको गहरा विचार कर सकते हैं। यानी छुपे हुए गहरे अर्थों को अगर समझना है जो उस टेक्स्ट में साफ साफ नहीं लिखे गए, तो उनके समझने के लिए आप इन्फरेंशियल लेयर्स जो है वो उपयोग में ले सकते हैं। ऐसा कहने वाले थे केपी जोन्स महोदय। लेकिन वहीं एक सिद्धांत आता है, फुगमैन का सिद्धांत। इनका क्या है? 5 स्वयं सिद्ध सिद्धांत है, जबकि जोन्स निष्कर्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं और रॉबर्ट फुगमैन सभी सूचना आपूर्ति घटनाओं को नियंत्रित करने वाले 5 सामान्य स्वयं सिद्धों का प्रस्ताव देते हैं। दोनों ने 5 ही दिए, इन्होंने भी 5 बताए थे। इनका कहना ये था कि भाई जो 5 नियम हैं, मैं नॉर्मली एक लैंग्वेज में आपको समझा देती हूँ कि इनका कहना था कि जो 5 नियम हैं उनमें ऑर्डर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्रम, जिसमें हम जानकारी को एक व्यवस्थित रूप देते हैं, इसी वजह से हम इंडेक्सिंग करते हैं। दूसरा इन्होंने बोला पूर्वानुमानता यानी कि प्रिडिक्टेबिलिटी, जिसमें हमने बोला कि एक सिस्टम ऐसा भी होना चाहिए जो यूजर का अंदाजा लगा सके कि शब्द जो है वो कहाँ मिलेगा, है ना। यूजर को ये आइडेंटिफाई करवा सके कि ये शब्द इस इंडेक्स में कहाँ मिलेगा, ठीक है। एक आपको फिडेलिटी की भी आपको बात की है इन्होंने, फुगमैन ने। बाकी 5 जो पॉइंट दिए थे उनमें से हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात की है आधार स्वयं सिद्धि की, डेफिनेबिलिटी एंड ऑर्डर की। एक्सोमी ऑफ डेफिनेबिलिटी, यहाँ बोला प्रासंगिक जानकारी का संकलन केवल उसी हद तक पूरा किया जा सकता है जिस हद तक किसी विषय को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सके।
बिल्कुल, तभी तो यहाँ पर इन्होंने डेफिनेबिलिटी बोल दिया। कपलिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी accomplished टू द एग्जैक्ट डिग्री दैट इट टॉपिक कैन बी क्लियरली डिफाइंड। यहाँ बोला ऑर्डर की, क्रम की या एनी कंपाइलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू ए स्पेसिफिक टॉपिक इज इनहेरेंटली एन ऑर्डर क्रिएटिंग प्रोसेसेस। यानी जब क्रम की बात करते हैं तो किसी विशिष्ट विषय के लिए जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन का कोई भी संकलन मूल रूप से एक क्रम निर्माण प्रक्रिया देता है, ठीक है ना, एक ऑर्डर क्रिएटिंग प्रोसेस प्रोवाइड करता है। वैसे मैं कहूँ तो यहाँ से आपके सिर्फ समझाने के उद्देश्य से ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, बाकी यहाँ इतना ज़्यादा आपको कुछ मिलेगा नहीं। दो हमने पढ़े, लेकिन फिर आपके सामने आया ऑपरेशन एक्जियम्स में स्केल, प्रिडिक्टेबिलिटी एंड फिडेलिटी। इस प्रकार से इन्होंने 5 दिए थे। प्रिडिक्टेबिलिटी मैंने बताया था, फिडेलिटी मैंने बताया था, एक आपको क्रम की पर्याप्त मात्रा दिया है, यानी सफिशिएंट डिग्री ऑफ ऑर्डर। किसके हैं ये? फुगमैन के हैं। पूछ सकते हैं भाई फुगमैन के सिद्धांतों की तरफ से। एक यहाँ संग्रह के आकार और खोज की आवृत्ति बढ़ने के साथ में क्रम की मांग की बढ़ती है, ठीक है। यहाँ बोला है कि अगर आप खोज की आवृत्ति बढ़ने के साथ में आपके क्रम की मांग भी बढ़ेगी। अगर आप इसे सर्च करने की फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं तो आपके क्रम की मांग भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। डिमांड्स फॉर ऑर्डर इंक्रीज एज कलेक्शन साइज एंड सर्च फ्रीक्वेंसी ग्रो। फिर बोला प्रिडिक्टेबिलिटी, सर्च सक्सेस हिंग्स ऑन हाउ प्रिडिक्टेबल द एक्सप्रेशन मोड्स आर इन द फाइल, द ट्रू पर्पज ऑफ वोकेबुलरी कंट्रोल। यानी प्रिडिक्टेबिलिटी में बताया कि खोज की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि फाइल में अभिव्यक्ति के तरीके कितने अनुमानित हैं, शब्दावली नियंत्रण का वास्तविक उद्देश्य क्या है। इन उद्देश्यों से यहाँ प्रिडिक्टेबिलिटी दी। फिडेलिटी क्या हुआ? सक्सेस इक्वेट्स टू द एग्जैक्टनेस फिडेलिटी with which concept are expressed in the search file। यानी सत्यता आपको ये आइडेंटिफाई करती है कि सफलता उस सत्यता के बराबर है जिसके साथ खोज फाइल में अवधारणाओं को व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार से इन्होंने फिडेलिटी बोला। तो फुगमैन और आपका एक रॉबर्ट फुगमैन का आपने बहुत अच्छे से मुझे लगता है कवर कर लिया है। बाकी यहाँ पर इतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते केपी जोन्स और रॉबर्ट फुगमैन से, क्योंकि इन्होंने मुख्य इंडेक्सिंग की थ्योरीज दी थी। लेकिन यहाँ पर जो आपकी सब्जेक्ट एनालिसिस और रिप्रेजेंटेशन की थ्योरी है, एक आपका केसर है, एक कटर है, एक रंगनाथन है, एक आपका फराडेन है, एक कोट्स है, इनसे आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। लेकिन बाकी मैंने आपको थोड़ा सा नॉर्मल, क्योंकि आपसे हो सकता है 5 स्तरों की पूछ लिया जाए, इस वजह से रॉबर्ट फुगमैन और केपी जोन्स बता दिए। अगर आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि इनमें से कौन से विद्वान इंडेक्सिंग से जुड़े नहीं हैं, तो आपको इनका पता होना चाहिए कि रॉबर्ट फुगमैन और केपी जोन्स महोदय भी इंडेक्सिंग से जुड़े हुए थे, क्योंकि इन्होंने 5 स्तरों पर डिवाइड होती हुई इंडेक्सिंग सिस्टम बताई थी कि लेबल्स 5 हैं, इन 5 लेबल्स के जरिए हम इंडेक्सिंग रेडी कर सकते हैं। इस प्रकार से इन्होंने कुछ थ्योरीज पेश की, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से समझ ली हैं। भाई यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट भी किया है केपी जोन्स और रॉबर्ट फुगमैन का, कि ये तो प्रक्रिया पर केंद्रित था लेकिन ये सिस्टम पर केंद्रित है। बस इतना माइनर डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिला कि ये बताता है प्रक्रिया यानी प्रोसेस मतलब कि हम अनुक्रमण कैसे करते हैं। केपी जोन्स महोदय बताते हैं कि आप इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो आप कैसे करते हैं, लेकिन ये रॉबर्ट फुगमैन बताते हैं कि अब हम अनुक्रमण कर क्यों रहे हैं, हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। यानी ये तो आपको क्यों का जवाब पूछता है और ये आपको कैसे का पूछता है कि आप इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। ये कहते हैं कि आप इंडेक्सिंग क्यों करते, वाई वी इंडेक्स, ठीक है। इनके यहाँ पर माइक्रो पर्सपेक्टिव रहा, माइक्रो पर्सपेक्टिव में टेक्स्ट टू कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ इनका मैक्रो पर्सपेक्टिव रहा, यानी कॉन्सेप्ट टू रिट्राइवल, पुनर्प्राप्ति तक पहुंचाना, ठीक है। यहाँ इन्होंने बोला ड्राइवन बाय लिंग्विस्टिक टू कॉग्निटिव एक्सट्रैक्शन, लेकिन यहाँ बोला ड्राइवन बाय ऑर्डर, प्रिडिक्टेबिलिटी, फिडेलिटी, क्योंकि हमने बोला था यहाँ तो हमने टेक्सचुअल लिया,
यहाँ कॉग्निटिव, यहाँ लिंग्विस्टिक लिया, यहाँ हमने टेक्सचुअल लिया, यहाँ हमने इंफॉर्मेशन थ्योरेटिक्स ली, यहाँ कॉन्कॉर्डेंस लिया। अगर हम बात करते हैं इन सभी की, तो ये तो आपका इनके जरिए इस कैसे का अर्थ देता है। लेकिन यहाँ पर ये ऑर्डर, प्रिडिक्टेबिलिटी और फिडेलिटी की वजह से यहाँ क्यों का जवाब आपको देता है कि क्रम, अवनता, सत्यता को द्वारा इसे संचालित किया जाता है। मुझे लगता है कि इस प्रकार से जब आप समझते हैं तो बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आने लगती हैं। ठीक है जी, अब बताओ, क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई भाई? अब हम नेक्स्ट पॉइंट कल पढ़ेंगे, बाकी की ये सारी बातें आपके सामने एकदम क्लियर हैं। ठीक है, अब तक यहाँ जितना मैंने आपको ये इंडेक्सिंग की नॉलेज आपको दी है, और इंडेक्सिंग की नॉलेज में हमने, मुझे लगता है, बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम समझ लिया है, थ्योरीज तक का बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन अब मेन पॉइंट जो कि कटर केसर रंगनाथन महोदय हैं, उनकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, रिवीजन जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।